नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। नया साल कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है और जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस ड्राई रन में 125 जिलों के 285 सेंटर शामिल हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के दिए गए एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश में फ्री रहेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगी। इनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का एक बयान आया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। यूं समझिए कि बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। ड्राई रन कोविड वैक्सीनेशन के एक रिहर्सल की तरह है। मतलब साफ है कि वैक्सीन किस तरह से लगाई जानी है, ये उसी की तैयारियों का हिस्सा है। हम पहुंचे हैं सरवाल हॉस्पिटल में। यहीं पर आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। ये वेटिंग एरिया है और इस वेटिंग एरिया की बात की जाए तो इस वेटिंग एरिया में यहाँ पर लोगों को रखा गया है। ये हेल्थ वर्कर हैं जिन्हें यहाँ पर रखा गया है। यही लोग हैं 25 लोग जिनको आज ड्राई रन में शामिल होना है। आप देखेंगे लिस्ट तैयार है इस, क्योंकि ये एक डाटा बेस्ड प्रोग्राम है ताकि किसी भी तरह की कोई गलती, कोई भी कोताही जो है वो ना हो। और जब ये रियल टाइम वैक्सीनेशन जब होगी, जब वैक्सीनेशन प्रोसेस सही में अप्रूवल के बाद शुरू होगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की माने तो देश वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है और ड्राई रन के बाद सिलसिलेवार तरीके से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। Yeah, I think that is a fantastic statement coming from the highest office in the country that gives a confidence to the society that such a mass scale program is indeed possible. And why not? We conduct the largest election on the planet and that goes on so smoothly. There are no major complaints in our election process. It is free and fair and everybody has a right to go and vote. We have conducted vaccination programs on diseases like polio, smallpox and we have gotten rid of them. There are fantastic things to do. And that gives a confidence when the highest office in the country says that we are capable of delivering vaccine to the people. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के ड्राई रन की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। दिल्ली में 3 सेंटरों पर ड्राई रन की प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने तीनों जगह पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री पहले दिल्ली के GTB अस्पताल पहुंचे, फिर दरियागंज डिस्पेंसरी पहुंचकर जायजा लिया और बाद में द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल का दौरा किया। हेल्थ वर्कर्स को मिलेंगे तो आज का ड्राई रन बहुत अहम था क्योंकि जो गैप होता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो गैप को पता लगाने के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। पूरे दिल्ली में 3 जगह ये ड्राई रन किया जा रहा है, दरियागंज, द्वारका और GTB हॉस्पिटल में। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि क्या साल 2021 में भारत वैक्सीन का विश्व विजेता बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चूंकि हमारे देश में हर चीज राजनीति से जुड़ी होती है, इसलिए वैक्सीन कैसे बच सकती है। वैक्सीन को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, तो क्या जरूरत है इतने सुंदर इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की। अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं अस्पतालों में, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं।
लिए केवल कोविड उनके लिए विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हालांकि गिरगिरी होने के बाद अखिलेश यादव ने सफाई भी दी है, कहा है हम वैज्ञानिकों का, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी पलटवार करने से कहां चूकती। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया, सुनिए। के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। और अखिलेश यादव जी देख रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड के विरुद्ध लड़ रहा है, और केवल लड़ ही नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने कोविड के खिलाफ जिस प्रकार का जंग लड़ा है वो अपने आप में पूरे विश्व में सराहनीय है। ऐसे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए, अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता के सामने। बीजेपी यहां पर कहां रुकने वाली थी। अखिलेश यादव के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी बयान आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं और यूपी की जनता उन पर भरोसा नहीं करती। कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगे, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो जो मसला सियासत से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उस पर किस कदर वार पलटवार हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है, सुनिए बयान। अखिलेश यादव जी को एक परिपक्व नेता मानता था, लेकिन इस टिप्पणी से लगता है कि वे जो बातें कर रहे हैं वे उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। जब मानव समाज अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है और वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने जान जोखिम में डालकर परिश्रम करके, शोध करके वैक्सीन निकाला हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, उन वैज्ञानिकों, चिकित्सकों के शोध पर सवाल खड़ा करना, उसे राजनीतिक रंग देना, चिकित्सा विज्ञान शोधकर्ताओं सबका अपमान करना है। जितनी भी राजनीति कर लें, राजनीति को मानव अस्तित्व से और विशेष करके दवाओं से, चिकित्सा से न जोड़ें तो वह देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अच्छा हुआ। अखिलेश जी ने जो टिप्पणी की है बहुत हल्की है, सतही है और अपरिपक्वता का द्योतक है। कोरोना वैक्सीन को, ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद एक्टिव हैं। दिल्ली में ड्राई रन के लिए 3 सेंटर भी बनाए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तीनों सेंटर्स का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली दरियागंज डिस्पेंसरी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 जगहों पर ड्राई रन हुआ वैक्सीन का और इन तीनों जगहों का दौरा किया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और ये सुनिश्चित किया कि पूरी प्रक्रिया अच्छे तरीके से संपन्न हो। क्योंकि 2020 को लेकर बड़ी शंकाएं लोगों के मन में रही और एक नए साल के साथ, नई उमंग के साथ, नई शुरुआत के साथ ये वैक्सीन जो नजर आ रही है, और इस वैक्सीन की तैयारियों को लेकर वैक्सीन में कोई कमी ना हो, हर किसी के पास ये वैक्सीन उपलब्ध हो, कम से कम ऐसे व्यक्ति के पास जो जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है, उसकी तैयारी केंद्र सरकार और खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ले रहे थे। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में
जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। असल में देश में पहले चरण में फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया है। दिल्ली के नागरिकों को भी फ्री वैक्सीन देने का वादा किया गया है। फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री। सर, फ्री हैं और दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की एक दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में, उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको, मतलब फर्स्ट इज हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज 50 से उम्र में ज़्यादा जो लोग हैं, और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शालिनी भारद्वाज जुड़ गई हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, आज शाम होते होते एक और अच्छी खबर आ गई। 2 दिनों में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अप्रूवल मिल गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज जो ड्राई रन हुआ है, क्या वो दोनों वैक्सीन के लिए पर्याप्त है और क्या दोनों वैक्सीन के लिए वही प्रक्रिया इस्तेमाल की जाएगी? या तो सेम ही रहती है और उसका जो प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोसीजर, तरीका जो होता है वो भी सेम ही होता है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर है, ड्राई रन था, ड्राई वैक्सीन थी। ऐसे में तरीका यही रहेगा जो आज था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है क्योंकि इतना बड़ी जनसंख्या वाला देश है हमारा देश, ऐसे में और भी ड्राई रन करने पड़ेंगे। लेकिन कल तो सब कुछ जो सुनिश्चित होगा वो तब होगा जब DCGI इस बात का ऐलान करेंगे आखिरकार पहले कौन सी वैक्सीन रोल आउट होगी, यानी कि कौन सी वैक्सीन का वैक्सीनेशन पहले शुरू होगा। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से आज तैयारियां देखी गई हैं, उससे लगता है कि हम काफी हद तक तैयार हैं। लेकिन कई जगहों पर जैसे कि मास्टर ट्रेनर्स हो गए या वैक्सीनेटर्स हो गए, उनको थोड़ा और ट्रेन करने की जरूरत है। और खासतौर पर एक ऐप बनाया गया है, IT ऐप बनाया गया, जिसको नाम दिया गया है कोविन ऐप, यानी कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसमें लगातार डाटा जो है वो दिया जा रहा है। वो ऐप तरह से बनकर तैयार होगा 15 जनवरी को, यानी कि उसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा 15 जनवरी को। तो हम कह सकते हैं कि आज बहुत बड़े लेवल पर ड्राई रन हुआ था, कई सारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ था। लेकिन अभी और भी काम करने की जरूरत है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले हफ्ते में जब वैक्सीनेशन रोल आउट होगी, इस तरह का ड्राई रन खुद से एक बार किया जाएगा। जी शालिनी, एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं, क्योंकि पूरा देश उत्साहित है वैक्सीन को लेकर, मेडिकल स्टाफ भी है और आम लोग भी, क्योंकि कोरोना को लेकर लोग डरे हुए हैं। और ऐसे में जागरूकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि वैक्सीन अगर आ जाएगी तो वैक्सीन लगाते ही आप पार्टी मना सकते हो, आप घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो उसको लेकर तमाम सारे क्या गाइडलाइंस हैं, उसके नियम क्या हैं, या फिर अगर वैक्सीन लगेगी तो आपको कितने दिन कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, कौन कौन सी डोज होंगी? अभी तक जो वैक्सीन है हमारे पास वो है कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि एस्ट्राजेनेका और सीरम ग्रुप ने मिलकर बनाई है। दूसरी हमारे पास है कोवैक्सीन, यानी कि जो भारत बायोटेक की स्वदेशी हमारी खुद की होम ग्रोन कंपनी ने बनाई है। ऐसे में ये दोनों ही वैक्सीन डबल डोज है, यानी कि
पहली वैक्सीन लगेगी उसके बाद 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, यानी डबल डोज लगेगी और उसके और 15 दिन बाद, लगभग 45 दिन बाद हम ये कह सकते हैं कि जिसको वैक्सीन लगी है, यानी कि जो बेनिफिशियरी है वो पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित है। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 1 साल तक के लिए है। अभी तक लगभग 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर जो भी वैक्सीन लगवाता है कह सकते हैं वह कोरोना से सुरक्षित है। लेकिन अगर वायरस म्यूटेट करता है तो 1 साल बाद दोबारा से वही तो है, हमारे सामने वही सब चीजें दोबारा से सामने आ सकती है। ऐसे में जरूरत है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। शालिनी, हम लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन भले ही आ गई है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन एहतियात बिल्कुल मत छोड़िए, एहतियात बरतना जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल है जो दर्शकों के जहन में जाहिर आ रहा होगा। 2 सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो स्ट्रॉन्ग एफिकेसी होनी चाहिए और दूसरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर किसी तक वैक्सीन पहुंचे। कुछ जो विकसित देश हैं उन्होंने ये भी एक प्रक्रिया अपनाई है कि पहला जो डोज है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और उसके बाद सेकेंडरी ये प्रोसेस हो कि दूसरा डोज पहुंचाया जाए। क्या इस तरह का कोई सिस्टम यहाँ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आबादी यहाँ बहुत बड़ी है? जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक कोविन ऐप बनाया गया है, उसमें पहले से ही जितना भी अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा था उसको अपलोड किया जा चुका है। उसके बाद यानी कि जो कि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स है। दूसरा फेज में आएगा यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटा 2 करोड़ का होगा, वो डाला जाएगा। तीसरे नंबर पर वो लोग आएंगे जो की उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर जिनको किसी न किसी तरह की गंभीर बीमारी है जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, उनका नंबर आएगा। वो उनकी जो संख्या है वो 27 करोड़ है। यानी कि 27 करोड़ तक जब तक ये ऐप पहुंचेगा, ये डेटा अपलोड होना शुरू होगा, उसके लिए लोगों को क्या करना होगा, अपना आई कार्ड जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, साथ में नंबर देना पड़ेगा। बाद उनको जगह बताई जाएगी कि वो कहाँ पर आएंगे, वो वहाँ पहुंचेंगे और फिर ऐसे कि वोट डालने के टाइम पर होता है, ऐसे ही लोगों को रिमाइंडर डाला जाएगा कि आपका डबल डोज का टाइम हो गया है, आप आ जाइए और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है अपनी वो पूरी करिए। यानी कि जो ये कोविन ऐप है ये बहुत ही बड़ा बहुत जरूरी है कि इसके बारे में तमाम जानकारियां दर्शकों तक हो। एफिकेसी बहुत जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है और इसके साथ ही अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका शालिनी इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो कोरोना की एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे अब लगता है नए साल में उबर सकते हैं हम, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन किसानों की नाराजगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। 40 के करीब किसान संगठन कृषि कानून को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर 4 जनवरी की बैठक में सरकार के साथ बातचीत नहीं बनी तो आंदोलन और तेज होगा। और किसानों ने सरकार को धमकी भरे लहजे में कहा है कि सहमति नहीं बनने की हालत में वो राजपथ पर ट्रैक्टर और ट्रॉली की परेड भी निकालेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर के तमाम हिस्सों में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, कुछ उसी तरह की तस्वीर दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इस सब के साथ पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा बड़े बड़े भारी पत्थर रखे गए हैं ताकि किसान यहाँ से दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए। किसान संगठन और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर अगली बैठक 4 जनवरी को होनी है। सरकार इस उम्मीद में बैठी है कि अगली बैठक में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के तेवर देखकर तो ऐसा कतई नहीं लगता। किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोर्चों से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश कर ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड करेंगे। किसान नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि ये परेड गणतंत्र दिवस की आधिकारिक परेड की समाप्ति के बाद होगी। अगर सरकार 4 तरीकों को हल नहीं निकालती, ट्रैक्टर मार्च होगा, पूरी बड़ी सतर पर होगा। जो शाहजहांपुर में किसानों को रोका गया है उन पे भी बात चल रही है, वो भी काफिले आगे बढ़ेंगे। कारपोरेट जगत के घरों का घराव, भाजपा आगू के घरों का घराव, मॉलों का घराव वो जारी रहेगा। बड़ी सतर पर पूरे देश में झंडा मार्च किया जाएगा, पूरे देश को जागृत किया जाएगा। किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा, हमने सरकार को पहले ही दिन बता दिया था कि हम तीनों किसान विरोधी कानून रद्द कराए बिना यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। मुझे लगता है नए साल में शुभ होगा।
देश के लिए भी शुभ होगा, सभी के लिए शुभ होगा, और जो किसानों में भी भ्रम और का माहौल है, वो भी कन्फ्यूज़न का माहौल है, वो भी ख़त्म होगा। मुझे तो कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी और उनके मित्रों और उनके साथियों को यही बिना मांगी सलाह है कि नया साल आ रहा है, थोड़ा सा खुले दिमाग से, खुले मन से जो है वो देश के बारे में सोचें, नकारात्मकता जो है वो भूल जाएं, वो गया 2020। केंद्र सरकार ने हर समय पिछले जब से वो आंदोलन कर रहे हैं, पहले दिन से ये संवेदनशीलता से बताया है कि हम आपकी जो मांगे हैं वो सामने लाइए और उस मांगों पर हम चर्चा करके उसमें आगे बढ़ते हैं। और जो सुझाव जो मांगे थी उसको अनुरूप सुझाव भी केंद्र सरकार ने दिए हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार संवेदनशील तरीके से किसानों के हित में सोच रही है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि अब हम आर पार की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अगर सरकार ना मानी तो संघर्ष और आगे बढ़ेगा और पूरा देश एक साथ खड़कर इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होनी है। सरकार और किसानों के बीच मचे बवाल पर विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। नहीं, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। सब लोग आशा और अपेक्षा यही करते हैं किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार से, और सरकार को संवेदना के साथ अब तक ये बात समझ हो जानी चाहिए थी कि जब तक ये कानून रहेंगे किसान आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। जल्दी से जल्दी ये तीनों कानून को वापस ले और किसानों के पक्ष में नया कानून बनाए सरकार, जो किसानों को भी स्वीकार्य हो। ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि वो सचमुच एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर के वश की बात नहीं है। कोई ज्योतिष इसको रिजॉल्व नहीं करेगा। ये मामला सरकार की हठधर्मिता और किसानों की मांग के बीच में है। इसमें ज्योतिष के वश का कुछ नहीं है। आपको 2 कदम पीछे लेना है। ये हठधर्मिता संसदीय लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। किसान भले ही कृषि कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि संशोधन मुमकिन है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। यानी सरकार भले ही कह रही हो कि 50% विवाद खत्म हो गया है, लेकिन असल विवाद तो अब होने वाला है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता ऐश्वर्य के पास। ऐश्वर्य, आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि किसानों ने एक नई बात कही है कि 26 जनवरी की परेड में वो झांकी निकालेंगे। असल में तमाम राज्यों की झांकी निकलती है और गृह मंत्रालय की एक समिति होती है जो तय करती है कि कौन से राज्य की कौन सी झांकी निकलेगी, लेकिन किसानों ने कोई अनुमति नहीं ली है। 48 घंटे का समय बचा हुआ है और पहले की जो बैठक हुई है उसमें सकारात्मक बात सरकार ने भी की और किसानों ने। ऐसा क्या हुआ है कि किसानों की उम्मीद टूटती दिख रही है और किसान अभी से ये मान बैठे हैं कि लगता है बात बनेगी नहीं? देखिए, साफ तौर पर जो किसान नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 26 जनवरी को वो झांकी निकालेंगे और 26 जनवरी को वो टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार ने बैठक करी, कमेटी बनाई और कहा कि हम कमेटी के रूप में आपसे आगे चलकर बात करेंगे, 2 मांगे उनकी मान ली, फिर भी इस तरीके का 4 जनवरी की मुलाकात से पहले अल्टीमेटम देना सरकार को, कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं वो सरकार के ऊपर 4 जनवरी से पहले दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो हम आगे चल के ये स्टेप्स लेने वाले हैं। 6 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे देश के अंदर जागरूकता पखवाड़ा दिवस के तौर पर बनाया जाएगा और पूरे देश के अंदर और लोगों को भी इकट्ठा किया जाएगा। ये तमाम बातें सिर्फ इसी बात का अंदेशा देती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है 4 जनवरी से पहले कि आप किस तरीके से ये तीनों कानूनों को रद्द करें, वरना आगे चलकर हम दिल्ली की तरफ कूच करने चालू कर देंगे। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ ऐश्वर्य। हम फिर से एक बार वापस लौटेंगे आपके पास, क्योंकि 4 जनवरी की बैठक से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से